मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। T20 सोशल साइंस सीरीज श्रृंखला के अंतर्गत सीरीज नंबर 5 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम वन एवं वन्य जीव संसाधन है। तो इसी क्रम में हम पहला प्रश्न देखेंगे। उड़ीसा और बिहार में जनजाति विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा होती है? पहला ऑप्शन है खेजड़ी और चंदन, दूसरा है तुलसी और बरगद, तीसरा है आम और इमली, चौथा है पीपल और वट वृक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उड़ीसा और बिहार में जनजाति विवाह के अवसर पर जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी और चंदन। तो खेजड़ी और चंदन, तो खेजड़ी को, जो खेजड़ी वृक्ष है उसको बोलचाल की भाषा में शमी का वृक्ष भी बोला जाता है। और चंदन और खेजड़ी दोनों ही वृक्ष उड़ीसा के जनजाति कबीले में विवाह के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। इसका मुख्य कारण 3 है। यह जीवन में समृद्धि का प्रतीक है और पवित्रता एवं समृद्धि का प्रतीक है। अगर देखा जाए तो जो चंदन होता है, अगर हम चंदन के बारे में बात करें तो चंदन की दो प्रकारें पाई जाती है। एक होता है लाल चंदन, एक होता है सफ़ेद चंदन। जो लाल चंदन होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो दाम है लगभग 20,000 रुपये, 20,000 किलोग्राम, मतलब 1 किलो का दाम, 1 केजी का 2 जाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 से 25,000 रुपये तक होता है। जो सफ़ेद चंदन का 1 किलोग्राम का दाम होता है लगभग 7 से 8,000 रुपये होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय 1 केजी का दाम है। इसीलिए इसकी जो चंदन होता है, इसीलिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है। और चंदन का और चीज़ें हैं कि हिंदू धर्म के लोग इसको चंदन अपने माथे पर तिलक के रूप में भी लगाते हैं। और तिलक के साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क को शीतलता भी प्रदान करता है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन है 1984। तो चीता को भारत में लुप्त प्राय घोषित किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। तो अगर हम चीता का मतलब है प्राचीन इतिहास देखा जाए तो इसका पाषाण काल की गुफाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम चले जाएं मुगल काल में मतलब मुगल खासकर जो बादशाह अकबर था वह बहुत से चीतों को पाला था और अपने साथ शिकार के लिए लिए जाता था। अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए, जो जंगली जानवर है जैसे हिरन है, तो ये लोग जो होते थे चीता इनकी मदद करते थे हिरन को पकड़ने में। और हम अगर थोड़ा सा और इतिहास में चले जाएं तो आधुनिक भारत में महाराजा रामानुजम प्रताप सिंह थे। इन्होंने 1947 के आसपास जो 3 चीते बचे थे उनका शिकार कर दिया। और बाद में जब 1992 में इसकी खोज की गई तो एक भी चीता भारत में नहीं मिला। तो 1992 में ही भारत से मतलब है चीते को पूर्ण रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। और यहाँ एक चीज़ और आप लोग जानिए कि जो चीता होता है वह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चीता जो है, यहाँ एक चीज़ और जानिए, चीता जो है वो बिल्ली प्रजाति का जानवर है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। जो साइलेंट वैली है वह आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली को मौन घाटी या शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको 1985 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था।
और इसी शांत घाटी जो मौन घाटी है, इसी के बीच से एक नदी बहती है जिसको कुंती नदी या कुंता पूछा नदी भी कहते हैं। इसी पर एक विद्युत परियोजना या जल विद्युत परियोजना बन रही थी। इसका यहाँ के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि यहाँ की विरोध करने का कारण था कि इसकी जैव विविधता, इस वनों की जो साइलेंट वैली है उसकी जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। यह जो शांत घाटी है लगभग 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया गया था, जिसे शांत घाटी बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसको चलाया था सुगाथा कुमारी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। अन्य लोगों में सुंदरलाल बहुगुणा और एम के प्रसाद भी थे जो इसको गति प्रदान की। इसी क्रम में चौथा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1985, चौथा ऑप्शन है 1911। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह आपका 1973 ईस्वी में हुआ था। तो 1973 में ये किसके समय में शुरू हुआ था? तो मतलब इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यह उस समय 9 टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर भारत में देखा जाए तो 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने? 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य अगर स्थापित करने का था, बाघों की जो आबादी भारत से ख़त्म हो रही है, बाघों की आबादी जो विलुप्त हो रही थी उसको बचाने का प्रयास किया गया था। और यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है? पशु है। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है रियो डी जनेरो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यह रियो डी जनेरो शहर में शुरू किया गया था। तो यह जो रियो डी जनेरो शहर है वह आपका ब्राज़ील एक देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, वहाँ पड़ता है। तो यह पहला, अब इस रियो डी जनेरो जो था यह इसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसका जो उद्देश्य था इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था पर्यावरण एवं विकास को एक साथ पहली बार संबोधित किया गया था। मतलब ये एक ही मंच से दो चीज़ों की बात की गई। पर्यावरण मतलब विकास करिए लेकिन पर्यावरण को भी बचाइए, इसका मतलब है पर्यावरण को भी बचाइए। और पहली बार इस सम्मेलन में 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ ये भी जान लीजिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो ब्राज़ील देश है दक्षिण अमेरिका में, उसे वह कहवा का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहवा का उत्पादन करता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह 1992 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? तो पहला ऑप्शन है एशियाई हाथी, दूसरा ऑप्शन है चीता, तीसरा ऑप्शन है गैंडा, चौथा ऑप्शन है नीली भेड़। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भारत का लुप्त अस्तित्व वर्ग में है, तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा चीता। क्या उत्तर होगा? चीता। अब चीता के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जो चीता है यह बिल्ली होती है जो गांव में, उस परिवार का जो है बिल्ली परिवार का सदस्य। अब बिल्ली परिवार में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं हम लोग। चीता आता है, बाघ आता है, ठीक, तेंदुआ को आप लोग जानते होंगे। ये तीनों जानवर एक ही परिवार के हैं, लेकिन
समय के साथ इनमें चेंजिंग होती गई। कहने का अर्थ हुआ कि इनमें आनुवंशिकीय और शारीरिक परिवर्तन होने से इनमें बदलाव हो गया। बिल्ली परिवार के जो सदस्य चीता अलग वैरायटी हो गए, बाघ अलग, तेंदुआ अलग। कहने का आशय है कि सब एक ही परिवार के हैं, जिसे हम कहते हैं बिल्ली परिवार का सदस्य। अब यहाँ देखा जाए तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, ऐसी प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवासों में खोजने पर नहीं मिलती है उसको हम लुप्त प्राणी के नाम से जानते हैं। और जो चीता को 1952 ईस्वी में लुप्त प्राय या विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि बांधवगढ़ जो है वो क्यों नाम पड़ा। तो जब भगवान रामचंद्र जी लंका फतह करके रावण को मार कर लौट रहे थे तो इन्होंने बांधवगढ़ को बसाया था और अपने भाई मतलब लक्ष्मण को यह भेंट किया था। तो यहाँ बांधव का मतलब होता है भाई, और गढ़ का मतलब होता है, गढ़ का जो अर्थ होता है वो होता है किला। क्या होता है? किला। तो लक्ष्मण को इन्होंने भेंट किया था इसको बसा करके। और यह जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह सफ़ेद बाघों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। और पूरे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर मतलब है जो टाइगर संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। इसीलिए टाइगर सबसे ज़्यादा उद्यान होने के नाते इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस स्टेट के नाम से? टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। वो अगर हम वर्तमान में बात करें भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं तो 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो मतलब है पूरे क्षेत्रफल का 1.35 मतलब है % भूमि को कवर करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 8, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी का नहीं करता है? तो पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, और तीसरा है चिपको आंदोलन, चौथा है वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी का नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो अब हम देखते हैं कि परिसीमन जो है वन्य जीव विहार परिसीमन की परिभाषा क्या होती है। तो हम देख लेते हैं, यह एक सरकारी और प्रशासनिक प्रक्रिया है जो संरक्षण के लिए क्षेत्र को नामित करती है। इसमें जो है समुदाय होता है उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि यह राज्य सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई के रूप में नामित होते हैं, इसलिए इसमें किसी समुदाय की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। अब हम संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा देख ले। यह मतलब सबसे पहले उड़ीसा में मतलब है शुरू हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन मतलब है आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर चिपको आंदोलन भी आपका उत्तराखंड में मतलब है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज बचाओ मतलब है, बीज बचाओ मतलब है कि बीज बचाओ आंदोलन का आशय हुआ कि रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करना, मतलब है एक तरह से देखा जाए तो जैविक खादों को बढ़ावा देना। इसी क्रम में 9वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है, 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ एक ही बार समझिए, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, दूसरा है वन संरक्षण से, तीसरा है आपका जल संरक्षण से, चौथा है वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो आंदोलन था वह संबंधित है आपका वन संरक्षण से। अब देखेंगे कि जो चिपको आंदोलन है वह आपका शुरू कब हुआ था। यह कुछ किताबों में 1973 भी दिया है, कुछ किताबों में 1974 दिया है, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं। 1973 स्पेशली माना जाता है, कुछ जगह 74 भी है। तो 1973-74 में शुरू हुआ था। इसको शुरू करने में मुख्य भूमिका थी, एक महिला थी उत्तराखंड की, गौरा देवी। क्या नाम था? गौरा देवी, ठीक है। यह जो आंदोलन शुरू हुआ था चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वह आपका एक उत्तराखंड का जिला है चमोली से शुरू हुआ था। और इसमें अन्य लोग भी सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे थे, जिसमें नाम है सुंदरलाल बहुगुणा का।
सुंदरलाल बहुगुणा, और एक नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है। इन लोगों ने चिपको आंदोलन को बढ़ावा दिया। और चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया था पेड़ काटने का, वहाँ के लोग जो स्थानीय लोग थे और नेता लोग थे, इन्होंने क्या किया, पूरे पेड़ को, पूरा ये अगर ये पेड़ है, अगर ये पेड़ लगा हुआ है तो इसको पूरा घेरा बना के, मानव घेरा, श्रृंखला बना करके इसको घेर लेते थे और पेड़ को कटने नहीं देते थे। वो लोग कहते थे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जीवन का आधार है। साथ में पर्यावरण और जो पशु इस जंगल में रह रहे हैं उनको मतलब जीवन प्रदान करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये भी कहा जाता है जो आपका यह है, यहाँ पर रामायण काल में जो चमोली जिला है, चमोली जिला की खासियत ये है, यहाँ पर फूलों की घाटी पाई जाती है। फूलों की घाटी, चमोली जिले में फूलों की घाटी पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में फ्लावर ऑफ वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर ऑफ वैली। क्या बोलते हैं? फ्लेवर। तो कहा जाता है रामायण काल में, हम बताते हैं कि रामायण काल में हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लाई थी, मतलब है एक किताब है स्कंद पुराण, कहता है कि जो संजीवनी बूटी लाए थे यही चमोली जिले के फूलों की घाटी से ही संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी द्वारा लाया गया था। तो ये भी एक तरह से आपको जानकारी मिल जा रही है एक नई। इसी क्रम में 10वां प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन है 2014, अरे 12 सॉरी 2000, तीसरा ऑप्शन है 2014 और चौथा ऑप्शन है 2011। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन मतलब है आपका बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा 2014। तो अब इसका देखिए ग्रीन इंडिया जो मिशन है इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो ये देख लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है घटते जो वन हैं, जो घट बन रहे हैं, घटते वनों को, क्षेत्र को बढ़ाना है। क्षेत्र को क्या करना है? बढ़ाना है, बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य देते हैं तथा उसकी साथ ही में इसकी वनों की, भाई जब बढ़ाएंगे तो रक्षा करेंगे तभी तो बनेगा, रक्षा करना है। फिर चौथा है जैविक संसाधनों, जो जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन और आजीविका की भी सुरक्षा करें, बंद करते हैं तो उसकी सुरक्षा करना है, आजीविका। फिर साथ ही में जलवायु परिवर्तन की, जब हम वनों को भाई ग्रीन इंडिया मिशन शुरू कर रहे हैं तो भाई जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक, परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी मात्रा को क्या करेगा? कम करेगा। और साथ में अब देखिए ग्रीन इंडिया मिशन जो इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो फरवरी का महीना था, फरवरी 1914 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि किस महीने में शुरू हुआ था। तो आपका 1914 में शुरू हुआ था। शुरू करने किसके समय में हुआ था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या थे? मनमोहन सिंह। कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई कुछ जगह तो 2011 भी माना जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद पड़ी थी। लेकिन जो इस मिशन का प्रारंभ है वो 2014 में ही हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 11 संख्या। तो प्रश्न है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा हरे पेड़, चौथा है सघन झाड़ी। तो हरा सोना कहा जाता है, अगर इस प्रश्न का उत्तर होगा तो वह है प्राकृतिक वनस्पतियों की। अब देखा जाए कि हरा सोना और किन किन चीज़ों को कहा जाता है, तो हम देखते हैं हरा सोना अगर देखा जाए तो हरा सोना के रूप में एक बांस पौधा, बांस है, बांस को भी हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। अगर बांस के बारे में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में बांस के उत्पादन में जो चीन है वो प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत जो है आपका सेकेंड स्थान है, ठीक है। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बांस उत्पादन होता है। और जो मिजोरम आपका एक राज्य है पूर्वोत्तर का मिजोरम राज्य है, वहाँ पर प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यही जानिए कि बांस क्या है, बांस न झाड़ी है न वृक्ष है। जो बांस वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उसको घास का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुत बेसिक चीज़ है कि घास का दर्जा इसको मिला हुआ है। और यह जो कुल है वो पोएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? पीओसी कुल का पौधा है। और अन्य देख लेते हैं चाय, जो चाय होता है उसको भी, जो चाय है 2 प्रकार की पाई जाती है, तो उसमें जो ग्रीन टी है चाय, ग्रीन टी को भी है हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। दूसरा देखिए एक पाया जाता है तेदू पत्ता होता है, वो भी जंगलों में पाया जाता है, आदिवासियों द्वारा तोड़ा उड़ा जाता है, ठीक है। तेदू पत्ता को हम बीड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ी, उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। तो तेदू पत्ता को भी क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। फिर एक और चीज़ होता है, औषधि पर इसको अजोला भी है, जो उसको भी हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना।
ठीक है, यह मतलब है सरकार इसको मतलब बढ़ावा दे रही है, यूरिया के विकल्प के रूप में यूज करने की बात हो रही है। जैसे कि पेट्रोलियम के लिए जेट्रोफा अन्य पौधों की बात होती है, उसी तरह अजोला की बात हो रही है सरकार के द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 12 संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा है 43%, तीसरा है 23%, चौथा 31%। तो अगर देखा जाए राष्ट्रीय वन नीति जो पहली बनाई गई थी वह अगर देखा जाए तो 1952 में बनाई गई थी। उसके अनुसार जो वनों का पूरा जो क्षेत्रफल होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 33% भूमि पर वन होना चाहिए। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो उससे काफ़ी कम है, कहीं कहीं 21, कहीं कहीं 22 मिल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इस वन नीति में समय समय पर संशोधन किया गया। 1988 में भी संशोधन किए गए, फिर उसके बाद 2018 में भी संशोधन किया गया। तो 2028 में जो संशोधन हुआ उसको हम देख लेते हैं क्या है। कुछ चीज़ें इसमें है कि 88 में संशोधन वनों के संरक्षण की बात की गई, इसकी बात की गई वनों के संरक्षण की, और इसमें दूसरा जो किया गया वो प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, और 2018 में जो चीज़ें आई उसमें संरक्षण तो था ही, वनों का संरक्षण, साथ में प्रबंधन भी करना है। ठीक, और साथ में इसके जलवायु परिवर्तन को इसमें एक चीज़ और रख दी गई, जलवायु परिवर्तन जो दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकने की बात की। बिना वन के संभव नहीं हो पाएगा। वन अगर ही नहीं रहेंगे तो पूरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। और साथ ही में 1992 में चीज़ें छूट गई थी, तो उसको भी जान लीजिए कि जो 33% वन की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ है पर्यावरण को संतुलन प्रदान करेंगे की बात की गया था। दूसरी चीज़ है आर्थिक विकास की बात की गई थी। क्या बात की गई? आर्थिक विकास की बात की गई। ठीक, एक चीज़ और किया गया, आर्थिक विकास, ग्रामीण समुदायों का भी सहयोग लिया जाएगा, ग्रामीण समुदाय जो हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 13 संख्या, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल है जो है, पहला ऑप्शन है सागौन, दूसरा है शीशम, चौथा है चंदन, तीसरा है चंदन, चौथा है आम। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में आपका सागौन शामिल है। क्या है? सागौन शामिल है। तो सागौन के बारे में और थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं। जो सागौन के कटने की वजह से, अत्यधिक दोहन की वजह से, मतलब है इस समय वर्तमान में देखा जाए तो यह संकटग्रस्त प्रजाति मतलब पौधे के रूप में आ चुका है। और समस्या इसकी क्या है, इस संकटग्रस्त क्यों हुआ, तो इसकी कुछ समस्याएं हम देख लेते हैं। अवैध कटाई हो रही है, अवैध कटाई हो रही है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण मतलब है वनों का, सागौन वन क्या है, सिकुड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो भारत प्लस म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार, वहाँ पर क्या है जो प्राकृतिक सागौन वन होते हैं वो एकदम मतलब है विलुप्त हो गए हैं भारत और म्यांमार से। लेकिन साथ ही में अगर हम देखें सागौन जो पौधा है वह मतलब है गांव क्षेत्रों में सरकार द्वारा लगवाए भी जा रहे हैं। लेकिन जो हम प्राकृतिक बात, यहाँ संकटग्रस्त की बात है पादप जाति, तो आपका उत्तर सागौन ही होगा कि सागौन संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल हो चुका है, भारत से एक तरह से पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। इसी क्रम में 14वां प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1971, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका है 1981। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वन्य जीव जो अधिनियम था वह 1900 कितने में आया था? 72 में। कितने में आया था? 1972 में। इसका अगर हम वन्य जीव अधिनियम आया तो इसका क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य का मतलब एम या टारगेट या लक्ष्य। तो पहली बात है कि इसमें वन्य जीवों की, वन्य जो वनों में जीव पाए जा रहे हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? वन्य जीवों की सुरक्षा की। दूसरे क्या है भाई, अवैध शिकार हो रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं अवैध शिकार हो रहे हैं उनको रोकना था। तीसरी चीज़ है वनों की जो इमारती लकड़ी है, तस्करी है, जैसे चंदन की लकड़ी है, उसी पर पुष्पा फिल्म में पुष्पा 1-2 बनी है, तो देख ही रहे हैं आप लोग कि कितना मूल्यवान पौधा है। तो व्यापार को पर भी रोक लगाना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह आपका उत्तराखंड एक भारत का राज्य है। उत्तराखंड का जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर मतलब है इसका संस्थान है, क्योंकि ये वन से वन्य जीव है तो यहाँ से एक संस्थान भी है। ठीक है, जहाँ पर मतलब प्रशिक्षण अन्य चीज़ें की जाती है। ये जो इसकी स्थापना है 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमें। इसी क्रम में 15वां प्रश्न देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
उत्तर तीसरा सही होगा पश्चिमी बंगाल। क्या उत्तर सही होगा? पश्चिमी बंगाल। तो अब देखते हैं सुंदरबन जो इसका नाम क्यों पड़ा, नाम पड़ने का राष्ट्रीय पार्क का। तो सुंदरबन यहाँ पर इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम मतलब है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पड़ गया। और यह जो राष्ट्रीय पार्क है मतलब भारत की एक नदी है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में बसा हुआ है पूरा क्षेत्र। और यह पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है। अब मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन जो मतलब समुद्र के किनारे दलदली और समुद्र के किनारे तटीय इलाके होते हैं उनमें जो यानी नम भूमि और थोड़ा सा मिला जुला के रहते हैं, उन्हीं को मैंग्रोव वन कहा जाता है। और अब यहाँ देखा जाए सुंदरबन जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें मतलब है जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसको संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर संरक्षित मतलब संरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और जो यह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसी क्रम में 16 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो पार्क है वह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से संबंधित चीज़ें और जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वह है हेली नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो हेली नेशनल पार्क है यह भारत का मतलब है प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? जिम कॉर्बेट के द्वारा। तो जिम कॉर्बेट जो थे वह एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, जिनका जन्म मतलब है उत्तराखंड के नैनीताल एक जिला है जो बहुत टूरिस्ट प्लेस लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1955 ईस्वी में हुई थी। तो इन्होंने इसका मतलब है खोज किया और इसका एक मतलब सरकार से बात की, फिर इसको मतलब एक कॉर्बेट के मतलब है राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। कहने और बाद में जब सरकार को लगा कि यार हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ने बसाया है तो उन्हीं के नाम पर इसका हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। ठीक, यह कहाँ पड़ेगा? आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? इसी क्रम में 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को क्या घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है आरक्षित वन, दूसरा है भैरवदो डाका सेंचुरी, तीसरा है संयुक्त वन प्रबंधन, चौथा है सघन वन। तो इस प्रश्न का उत्तर है 5 गांव मिल करके जो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित किया था। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। तो इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जो आपका अलवर जिला है उसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और स्थानीय लोगों ने इनका नाम भैरवदेव डाक सेंचुरी क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर भैरव देव एक मतलब है देवता हैं, उनकी पूजा होती है, उन्हीं के नाम पर इस डाक सेंचुरी का नाम भैरवदेव डाक सेंचुरी पड़ा है। तो यह जो है सामुदायिक सहयोग से मतलब है यह जो 1200 हेक्टेयर भूमि को मतलब है बनाया गया था डाक सेंचुरी के रूप में। और इनका जो स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है बाहरी घुसपैठ प्लस शिकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना और साथ में वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना। इनका मतलब है क्षेत्र के जो समुदाय के लोग थे 5 गांव के, उनका यह मेन मोटो था। इसी क्रम में 18 प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है भोपाल, तीसरा है शिलांग, चौथा है रांची। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका क्या होगा? देहरादून होगा। क्या होगा? देहरादून। तो ऑप्शन ए सही है। तो यह जो संस्था है वन अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना है
किस सन में हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। एक तरह से उस समय अंग्रेजों का शासन था, ऐसे ही निकल जाएगा। एक ऑप्शन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसका मतलब अंग्रेजों के समय हुआ था? तो बंद अनुसंधान 1906 में आप बता सकते हैं। इसकी संस्था का जो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य स्थापित करने का, तो वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या था? यह भारत का जो है, अपने देश मतलब भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट, सबसे बड़ा मतलब है वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। मतलब है कि ऐसा मतलब है चीज़ है कि जो केवल वनों के बारे में पढ़ाई लिखाई और प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसा संस्थान भारत में कोई दूसरा नहीं है। मतलब है यह केवल उत्तराखंड के आपके मतलब है देहरादून में है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसी क्रम में 19 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं अगर देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाने के कारण इसको वन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रदेश के नाम से? वन प्रदेश के नाम से। अब यहाँ पर वन प्रदेश सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भैया सबसे कम कहाँ पाया जाता है भारत में? सबसे कम तो अगर देखा जाए तो सबसे कम है पाया जाता है तो हमारे भारत का एक राज्य है हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा पाया जाता है, जहाँ पर जो वन क्षेत्र है ठीक 3.63 है वर्तमान में। ये घटता बढ़ता रहता है क्योंकि वनों की कटाई होती है। तो और ये भी जान लीजिए जो वनों का सर्वे होता है भारत सरकार द्वारा हर 2 साल पर होता है, हर 2 साल पर। तो इस समय 2025 का जो सर्वे चला है तो उसके अनुसार ये चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक, अब अगला जो वन सर्वे होगा वो आपका 2027 में होगा। कब होगा? 2027 में। ठीक है। अब पूरे एमपी में टोटल वन क्षेत्र जो है मतलब अब पूरे एमपी का वन क्षेत्र कितना पाया जाता है पूरे क्षेत्रफल का? तो 30.72 है वर्तमान में पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इतने वन ज़्यादा पाए जाते हैं अधिकता के कारण, यहाँ पर देखा जाए तो टोटल भारत के जो मतलब है 12 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। और 6 टाइगर पार्क हैं या रिजर्व पार्क हैं। तो इस तरह से देखा जाए इसी वजह से अधिकता के कारण मतलब 6 टाइगर। अब इसी टाइगर रिजर्व की वजह से इसको एक नाम दिया जाता है टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं एमपी को। और साथ में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसको वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब है सोयाबीन की खेती होती है, पूछा जाता है और कभी कभी, क्योंकि उत्पादन घटता बढ़ता रहता है दूसरा भी प्रदेश आ जाए, लेकिन वर्तमान में सोयाबीन और दाल वगैरह का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश ही ज़्यादा करता है टोटल दालों में। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? अब हम यहाँ देखेंगे कि डोलोमाइट है वह मतलब है किस अयस्क के मिल के बनता है? तो डोलोमाइट मतलब है 2 अयस्कों से मिल के बनता है, एक है मैग्नीशियम और एक है कैल्शियम। तो दोनों के अयस्कों से मिल के बनता है तो बाद में यह बन जाता है मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सल्फेट के नाम से जाना जाता है। और अब इस प्रश्न का उत्तर छूट गया था। तो डोलोमाइट जो खनन गंभीर खतरे में है, तो पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा है बक्सा, तीसरा है सुंदरबन, चौथा है बांधवगढ़। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बक्सा। अब बक्सा के जो है वो डोलोमाइट की वजह से चर्चा में रहा है। और यहाँ पर जो खनन विधि के कारण क्या क्या प्रभावित हो रहा है तो देख लेते हैं। तो भाई तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो उसमें होती है वनों की कटाई हो रही है, खनन कर रहे हैं सरकार या अन्य चीज़ें कर रही है तो वनों की कटाई करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरी क्या होता है भाई? वन कटेंगे तो मृदा अपरदन भी होगा। क्या होगा? मृदा अपरदन भी होगा। तीसरी चीज़ क्या होगा भाई? जब वन कटेंगे अन्य चीज़ें होंगी तो जल प्रदूषण भी होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। इससे तीनों से क्या होगा? जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो भाई जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम मतलब है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट होने लगेगा। ठीक है। और यह जो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का 15वां मतलब है बाघ अभ्यारण्य। क्या है? 15वां बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1983 ईस्वी में। और ये किस जिले में पड़ता है? पश्चिमी बंगाल का एक जिला है अलीपुर द्वार, वहाँ पर पड़ता है। ठीक। अब इसी क्रम में
टोटल T20 सीरीज की श्रृंखला 20 खत्म होने के बाद कुछ विद्यार्थियों के लिए कुछ होमवर्क प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत में कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा है 24%, तीसरा है 33%, चौथा है 27%। इस टोटल 5 प्रश्न है, इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। अब देखिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पहला है ऑप्शन 22 अप्रैल, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जुलाई, ठीक है ना। उसके बाद चौथा है आपका 10 मई को। अब इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, वन महोत्सव सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनको KM मुंशी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान में भी थे, थोड़ा चीज़ें हम बता दे रहे हैं, इनका छोटा नाम मिलता है। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा है इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना, ठीक, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल में है, तमिलनाडु में है, कि कर्नाटक में है, कि महाराष्ट्र में है। चारों ऑप्शन तो आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है भोपाल, तीसरा है शिलांग, चौथा है रांची। तो इस प्रश्न का जो 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है।